जय हिंद बच्चों। तो अभी तक हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ कर चुके हैं। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। बाकी और भी जो प्रोसेस हो रहे हैं अपने, वो कैसे वर्क करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है न्यूटन के फोर्स जो हम लगा रहे हैं, तो क्या एक दूसरे की बॉडी के ऊपर भी ये कुछ फोर्स लगाते होंगे? मतलब अगर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे पे अगर न्यूटन थर्ड लॉ बैग खींचने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम दोनों भी एक दूसरे को खींच रहे हैं? क्या हमें कोई और बॉडी भी खींच रही है? इज देयर एनी फोर्स दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अस? तो हाँ, इसी का जवाब मिलेगा। और कुछ एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं, उन सब का जवाब मिलेगा इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन हमारा जो यूज होता है, जैसे ये जो वीडियो दिख रही है इसमें अर्थ है। अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है, अर्थ सन को भी अट्रैक्ट करता है, और सन अर्थ को अट्रैक्ट करती है। मून इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग अर्थ। तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कहा मैंने? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, ये हो गई एक लाइन। अब मेरे को इसका एक क्वेश्चन का आंसर दो। चार्जेस जो होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, क्या नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है? अगर नहीं, तो ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू होगी? थोड़ा सोचो, इसका आंसर देते हैं बाद में। अगर भूल गया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। ठीक है, चलो फिर ग्रेविटेशन चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। सबसे पहले हम पता करेंगे कि ग्रेविटी जो एवरी बॉडी पे एक्ट कर रही है, अर्थ मून सब सरफेसेस पे आप कहीं भी चले जाइए, तो क्या इसका एक लॉ है जिससे हम बता सकते हैं कि भाई ए प्लेस पे इतनी ग्रेविटेशनल पुल होगा, बी प्लेस पे इतना ग्रेविटेशनल पुल होगा? क्या ऐसा है? तो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी करेंगे। दूसरा, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जो ऑब्जेक्ट है, अर्थ पे मान लीजिए, अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कैसा मोशन होगा, कैसा मोशन हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट, एज यू ऑल नो, वेट इज अ क्वांटिटी, a vector quantity that measures force. So force directly depends on gravitational pull. तो ग्रेविटी पे डिपेंड करने वाला फोर्स है। अब इसके बाद जो अगली चीज हम पढ़ेंगे, द कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट, दैट ए बॉडी फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस कैसे कैसे फ्लोट करती है। सो हम फ्लूइड्स के बारे में कुछ एक बेसिक्स आइडिया जो है वो करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है अपना ग्रेविटेशन और ओरिजिन कैसे हुआ ग्रेविटी का। तो आपको पता है न्यूटन ने लॉ दिया था, न्यूटन के सर पे सेब गिरा था और उसकी वजह से उसको आइडिया आया कि वाह, ये जो सेब है नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। दैट्स करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है कि न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसके ऊपर सेब गिरा, तो उसने सोचा ये सेब नीचे ही क्यों आया, इट कैन गो अपवर्ड ऑल्सो, बट वाई। तो बच्चों फिजिक्स पढ़ते हुए वाई, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क फॉर एवरी इवेंट, तभी आपको आंसर मिल सकता है हर चीज का। तो न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो न्यूटन फेमस हो गया। क्या पता आपके चलते चलते आप गिर जाओ और मे बी यू कैन गेट फेमस इफ यू गेट सम आइडिया। ठीक है, चलो फिर न्यूटन के ऊपर सेब गिरा। अब उससे तो उन्होंने बता दिया कि हाँ मैं सोचता हूँ क्या होगा, लेकिन कुछ एक प्रोसेस है जो हमेशा से होती रही है, जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। अर्थ के चारों ओर मून घूमता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन पता करने के लिए न्यूटन के ऊपर सेब नहीं गिरा था, ये तो प्रोसेस हमेशा हो रही थी। देन व्हाई डजंट मून फॉल ऑन अर्थ? तो मून जो है वो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरता, जब यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर जो मून है वो घूम रहा है, और हमें पता है अर्थ ने सेब को अट्रैक्ट किया था, तो मून को भी अट्रैक्ट करता होगा। यस, एब्सोल्युटली राइट, अर्थ अट्रैक्ट्स मून। तो इट शुड बी लाइक, ये सोचा गया कि
थोड़े थोड़े टाइम के बाद हो सकता है मून अर्थ के ऊपर आ रही हो, बट इट नेवर हैपन्स, इट नेवर हैपन्स। So what is the reason? The reason is, you can understand this reason by taking the example of circular motion. When you are making a motion, a circular motion, अब इस जो फोटो है इसको समझो, यहाँ पे आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, हैमर थ्रो लगा लीजिए, कोई बकेट को आप रस्सी से घुमाते हो वो लगा लीजिए, किसी पत्थर को रस्सी से बांध के आप घुमाते हो वो लगा लीजिए। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये जो मैन है ये अर्थ, और जो ये स्टोन है ये मून है। अब मून के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रहा है और एक इनवर्ड फोर्स है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आपका ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर अट्रैक्टिंग फोर्स है, सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स है। तो ये इनवर्ड फोर्स है, लेकिन जो ये स्टोन है, ये मून है, ये कभी भी अंदर नहीं आता। जैसे कि आपको पहले बताया था, हर पॉइंट पे इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। क्यों? हर पॉइंट पे कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप स्टोन को छोड़ते हो तो ये ऐसे जाएगा, टेंजेंट ऐसे है ना। अगर इस पॉइंट पे आप स्टोन को छोड़ देते हो तो ये मोशन कवर करेगा, यहाँ पे छोड़ोगे तो ये मोशन कवर करेगा। तो मतलब यहाँ पर छोड़ोगे तो ये मोशन, मतलब अगर फोर्स जीरो कर दें तो ये मोशन है, ये मोशन है, ये मोशन है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मून जो है वो अर्थ के अंदर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो हम सूडो फोर्स बोलते हैं, जिसको जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, you can say centrifugal force which is also known as pseudo force। समझे? तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि अर्थ के ऊपर मून क्यों नहीं आता, वो रोटेट ही क्यों करता रहता है, हालांकि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है, वैसे ही मून के और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। समझ आ गए? समझ आ गया तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी जैसे मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर सीकिंग मीन्स टुवर्ड द सेंटर, द फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड द सेंटर। तो जैसे ये हम रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर, टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगेगा। तो आप इसको रोटेट करते हो तो देखा होगा आपने, एक बाहर की तरफ पुश आपको करता है। अगर हैमर थ्रो किया है, कुछ भी बाल्टी अगर घुमाते हो तो बाल्टी आपको बाहर की तरफ पुश करती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। लेकिन जो बाल्टी आपसे अटैच्ड है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है, तो वो अटैच्ड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। समझ गए? चलो समझ गए, बहुत बढ़िया। अब अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या मून अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इससे पहले ही न्यूटन के लॉ पढ़े हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। दोनों लॉ से हम एक्सप्लेन करेंगे कि पहले तो हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, कि एप्पल अगर सेब को अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स अगर एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या अर्थ भी एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है? सुनो, अर्थ अगर एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? सिमिलरली मून को अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो क्या मून अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है, तो हम कह सकते हैं हाँ ऐसा होता है। लेकिन हमें दिखता क्यों नहीं है? अगर सेब अर्थ सरफेस के ऊपर गिरा है तो अर्थ क्यों नहीं दिखती कि ऊपर की साइड आई है? उसका रीजन न्यूटन ने सेकेंड लॉ में दिया है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? अगर फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, एफ ऑफ एप्पल ऑन अर्थ और एफ ऑफ अर्थ ऑन एप्पल, इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अर्थ फोर्स लगा रहा है
तो इसको एम जी से समझ लेते हैं, और ये एम जी और एम ए मीन्स यहां से कह सकते हो जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मीन्स अगर मास बहुत ही ज्यादा है, जैसे एप्पल और अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन बहुत कम होगी। सो मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ एप्पल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। इसको एक बार रिमाइंड करके दोबारा देख लीजिए, यहां से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ये इस साइड चला जाएगा तो ये बनेगा, मतलब एप्पल की जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होगी अर्थ से। मीन्स अर्थ की एक्सेलरेशन आपको विजिबल ही नहीं होगी, लेकिन अगर बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे अर्थ को आप सन से कंपेयर करो, सन की एक्सेलरेशन क्या, सन की एक्सेलरेशन हो रही है, सन गैलेक्सी के अराउंड रोटेट कर रहा है, लेकिन अर्थ का मास बहुत कम है, तो हमें सन की एक्सेलरेशन विजिबल नहीं होती, उसकी मोमेंट विजिबल नहीं होती, समझे। तो ये रीजन है कि क्यों जब अर्थ के ऊपर सेब गिरता है तो हमें दिखता नहीं है कि अर्थ ऊपर की साइड जाता है, क्योंकि मास बहुत ही ज्यादा है अर्थ का, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि यहाँ से अगर वेलोसिटी इस पॉइंट से छोड़ते हैं तो ये एक टेंजेंट बनता है यहाँ, ठीक है। टेंजेंट का क्या मतलब होता है, टेंजेंट से क्या समझते हो? टेंजेंट वो डायरेक्शन होती है, सर्कुलर मोशन, बहुत ही बेसिक समझ लो इसको, परपेंडिकुलर टू रेडियस टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट। दूसरा, सिंगल पॉइंट इन अ सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक साइड में होगा, गिव्स द डायरेक्शन बाय ड्रॉइंग टेंजेंट टू दैट पॉइंट। जो टेंजेंट होता है वो हम ड्रॉ करते हैं इन द डायरेक्शन, जैसे यहां अगर हम इसमें ये ड्रॉ करें, ये आपका टेंजेंट होगा, लेकिन ये एक वैलिड टेंजेंट नहीं होगा अगर हम मोशन को स्टडी करें। मोशन में वेलोसिटी को स्टडी करेंगे तो वेलोसिटी इस टेंजेंट पे अलोंग दी मोशन होगी। तो जो टेंजेंट होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है इससे, रेडियस से, और एक सिंगल पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा जो आपकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक डायरेक्शन, आपकी मोशन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही टेंजेंट होगा एक पॉइंट पे। समझ गए? समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं, चलो। अब कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट स्टेट्स दैट ईच एंड एवरी बॉडी attracts each other। हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये न्यूटन के जो लॉ थे उनमें बताया था? नहीं, ये ग्रेविटेशनल लॉ दिया अलग से एक लॉ। न्यूटन ने बताया था कि इक्वल फोर्स से लगेगा दोनों के ऊपर, ठीक है, तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है। लेकिन हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ये ग्रेविटेशनल लॉ बताता है। अब आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बी। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे लगता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत कम होता है। इसलिए जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि क्या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वहां पे डोमिनेटिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। वहां पे डोमिनेटिंग फोर्स मीन्स जो फोर्स बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So at the time or in the case of subatomic particles, the dominating force is not gravitational force. Gravitational force dominates when the objects are macroscopic. So when these objects are macroscopic means that are visible by our eyes. Simply you can understand it. So दो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, स्फीयर मान लेते हैं। स्फीयर बिकॉज एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, स्फीयर पे जो फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा ग्रेविटेशन का, वो उनके सेंटर टू सेंटर होगा। एक लाइन खींचेंगे, सेंटर ऑफ द
sphere A to the center of the sphere B, then the force acting between these two spheres will be along the line that connects the center. तो इस लाइन का अलोंग एक फोर्स होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन ने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई होगा किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट पे, वो मास के ऊपर डिपेंड होगा। मीन्स द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, इफ this is the mass ma of one object, mb is the mass of second object, or you can say m1 and this is m2, then Newton states that the force between these two objects is equals to or proportional to multiplication of these two masses m1 and m2. These two masses are multiplied, means greater the mass of one object, then it will have greater force of attraction for second body. Means मास के दोनों के दो बॉडीज के मास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट कर रहा है अपना फोर्स। सेकंड डिपेंडेंस इज ऑन डिस्टेंस। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक यहाँ पर, तो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो कम होगा। लेकिन अगर उनको पास रख दें तो वो एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। समझे? जैसे अगर सोच के देखो, दो दोस्त लड़ रहे हैं, तो अगर एक दूसरे के पास खड़े हैं तो वो एक दूसरे को ज़्यादा गालियाँ देंगे। लेकिन वहीं एक थर्ड पर्सन आता है, एक दोस्त को एक साइड ले जाता है, दूसरे दोस्त को दूसरी साइड ले जाता है। क्यों? दूर क्यों किया गया? ताकि वो एक दूसरे को गालियाँ कम दे। मीन्स जो फोर्स है उनकी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है इसका, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि दूर क्यों करते हैं। ठीक है, तो फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड कर रहा है उनके मास के प्रोडक्ट पे, एंड इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो इट कैन बी स्टेटेड एज, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। d इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 सेंटर। सेंटर का डिस्टेंस है ये, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। d इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। So we can state that F is equals to, अब यहां पर जो है इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव करते हैं तो एक हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ता है, जो हो जाएगा G m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीन्स वो फोर्स जिससे m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा। वहां g की जो वैल्यू है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब मास क्या होता है? केजी। डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। यहां पर g की जो यूनिट है ये कैसे निकालेंगे? g इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 m2, मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये देखो आ गई ना। ऐसे ऐसा यूनिट निकालते बच्चों। फॉर्मूला है पता है, फोर्स की यूनिट पता है, मास की यूनिट पता है, डिस्टेंस की यूनिट पता है, जी की यूनिट निकाल लेंगे, सिंपल। इसकी वैल्यू याद रख लेना 6.6, 2 यूनिट तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6.67 इंटू 10 to the power -11, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ आ गया? इसकी वजह से बहुत सारे फिनोमिना होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जिसको आप समझ सकते हो। जैसे चलो एग्जाम्पल बाद में देते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू, मीन्स हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जो एक फोर्स लगाएगी एक दूसरे पे वो इक्वल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो मैंने अभी बताया, जो फोर्स होगा एक दूसरे पे एक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? जी m1 m2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम उसका स्क्वायर। यही स्टेटमेंट को हमने लिखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ आ गया? अब इसके कुछ एक एप्लीकेशन जो होते हैं उनको भी समझेंगे।
जैसे बाय दिस लॉ वी कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अगर उन दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं होता तो क्या होता, अर्थ टेंजेंशियली मूव कर जाता। जैसे मैंने बताया सर्कुलर मोशन में अगर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो खत्म हो जाए, यहाँ पर अर्थ और जो सन है दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खत्म हो जाए तो टेंजेंट के अलोंग अर्थ मूव करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है, क्योंकि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मून अराउंड अर्थ, सेम कॉन्सेप्ट। देन टाइड्स ड्यू टू मून या फिर सन। अब देखो ये टाइड्स जो होती हैं, ये वाला एग्जांपल देखो, जो अपना पानी है अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ 70% वाटर है, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग करते जा रहे हैं। तो जो पानी है अर्थ के अराउंड जो मून की पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी वजह से टाइड्स आती हैं। जैसे ये जो GIF है इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पर मून आया तो इधर मून आया तो इधर, तो मतलब ये जो है ये इधर टाइड आएंगी, फिर इधर टाइड आएंगी, इस टाइम पे इधर, इस टाइम पे इधर और इधर, क्योंकि यहाँ पे आपका सन भी खींच रहा है तो ये देखो इक्वल हुआ। अगर सन ये अर्थ इसकी साइड ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा होगा, समझे। तो जो टाइड्स होती हैं वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं। अब ये तो बाहर से दिखा दिया, अंदर क्या होता है, अंदर ये होता है जो आपके पानी का लेवल है वो कम और ज़्यादा होता रहता है, जैसे ये है। अब अगर मून की पोजीशन बदलते हैं तो मून की पोजीशन की वजह से ये लेवल कम हो जाता है। ये रियल चीज़ होती है अर्थ के ऊपर, समझे। ये चीज़ आपका ऐसा फिनोमेना है जो आपकी डे टू डे लाइफ में अकर होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हैव द एप्लीकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। ड्यू टू दिस वी फॉर्म टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी भी बनाते हैं टाइड्स की वजह से एनर्जी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्रिस्पी सा क्वेश्चन है। चलो इसको सोल्व करो, जो अभी फॉर्मूला कराया है वही यूज करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। फोर्स जो होता है आपका Gm1 m2 बाय r और d स्क्वायर। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10 to the power 24, इट इज 10 raised to the power। So mass of earth is equals to 6 × 10 to the power 24 kg. Got it? And that of the moon is, mass of moon is equals to 7.4 × 10 raised to the power 22 kg. Okay, got it? If the distance between the earth and the moon is, so d is also given, which is 3.84 × 10 raised to the power 5 kilometer. This is the distance. एवरी यूनिट इज इन SI, kg, किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये मीटर में गिवन है। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 3.84 × 10 raised to the power किलोमीटर, 8 मीटर, मीन्स किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 to the power 3 मीटर। इट इज मल्टीप्लाइड हेयर एंड एडिड टू द पावर 5 + 3 8। तो ये हो गया। अब मास गिवन है एक ऑब्जेक्ट का, मीन्स अर्थ, दूसरी ऑब्जेक्ट मून, दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है। ये ग्रेविटेशनल, ये कांस्टेंट होता है। जी की वैल्यू आपकी क्या है, G = 6.673 × 10 to the power -11। अब इसकी यूनिट देख लो, न्यूटन। फोर्स जो आपका आएगा न्यूटन में आएगा, मीटर स्क्वायर पर kg, kg में है आपकी यूनिट। वेल एंड गुड। अब फोर्स की जो वैल्यू है सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें। G 6.673 × 10 to the power -11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × मास ऑफ मून, ये बाद में लिखते हैं, 10 to the power 24 बाद में लिखेंगे, 7.4 × 10 to the power 24 + 22। ये जो तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 24 × 10 to the power 22, इन दोनों की पावर ऐड हो जाती है, पता होगा आपको। 10 to the power 24 + 22 ये ऐड हो गई। डिवाइड बाय, अब डिवाइड किससे करेंगे, डिस्टेंस से, और उसका स्क्वायर 3.84 का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस 10 to the power 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे नहीं, 8 × 2 होगा, 8 × 2 क्योंकि पावर है। इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 3.84 का स्क्वायर इंटू 10 to the power 8 × 2, यही हुआ। इसका
मल्टीप्लाई इसी के साथ, तो 8 और 8 16, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए, सोल्व करोगे तो F की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन में, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी सोल्व करके। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अलावा आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक टेक केयर, बाय।